नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र के बिल्कुल दिल में झांकने वाले हैं, यानी भारतीय संसद को समझने वाले हैं। इसकी बनावट कैसी है, ये काम कैसे करती है, सब कुछ जानेंगे एकदम आसान और साफ तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संसद है क्या चीज। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची कानून बनाने वाली संस्था है। मतलब देश का कोई भी कानून, कोई भी, वो संसद की मंजूरी के बिना बन ही नहीं सकता। और इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब देखिए, भारतीय संसद अकेली नहीं बनती। इसके 3 बहुत मजबूत स्तंभ हैं। पहले हैं भारत के राष्ट्रपति, दूसरी है लोकसभा, जिसे हम आम लोगों का सदन या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और तीसरी है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इन तीनों में से एक भी न हो तो संसद अधूरी है। और हाँ, राष्ट्रपति की भूमिका को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बहुत मायने रखती है। सोचिए, दोनों सदनों में मिलकर एक बिल पास कर दिया, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति जी के दस्तखत नहीं होते, उनकी सहमति नहीं मिलती, तब तक वो कानून बन ही नहीं सकता। इतनी अहमियत है उनकी। तो आज के इस पूरी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा को करीब से जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई संसद के मुख्य काम क्या-क्या हैं। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये कैसे हम सब, यानी जनता की आवाज का सबसे बड़ा मंच बनती है। तो चलिए अब सीधे संसद के 2 सदनों की दुनिया में चलते हैं। ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी ताकत है, और काम करने का अंदाज भी एक दूसरे से काफी अलग है। तो इनमें जो सबसे बुनियादी फर्क है वो क्या है? देखिए, लोकसभा यानी निचला सदन, वो सीधे सीधे देश की जनता की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इसके सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से चुन कर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा यानी ऊपरी सदन, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। ये बड़े दिलचस्प हैं। एक तरफ है लोकसभा, जिसका कार्यकाल होता है पूरे 5 साल, और 5 साल बाद ये भंग हो जाती है, मतलब फिर से नए चुनाव होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो एक परमानेंट बॉडी है, एक स्थायी सदन। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और एक बहुत ही मजेदार सिस्टम है यहाँ, हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते जाते हैं। तो एक तरह से इसमें हमेशा निरंतरता बनी रहती है। और अगर किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 साल। ये एक तरह से देश के नौजवानों के लिए राष्ट्रीय राजनीति में आने का एक सीधा रास्ता खोलता है। वहीं राज्यसभा के लिए ये उम्र सीमा 30 साल है। अब ये जो 5 साल का फर्क है, ये दिखाता है कि ऊपरी सदन से थोड़ी ज्यादा परिपक्वता और अनुभव की उम्मीद की जाती है, ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया में एक स्थिरता और गहराई बनी रहे। वैसे तो दोनों सदन जरूरी हैं, लेकिन कुछ मामलों में लोकसभा का पड़ला थोड़ा भारी है। जैसे पैसे रुपए से जुड़ा कोई भी बिल, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। सरकार भी सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। और हाँ, अगर सरकार को हटाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ यही लाया जा सकता है। अब राज्यसभा की अपनी कुछ अनोखी बातें हैं। जैसा हमने कहा, ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। और एक बहुत खास बात, राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 दिग्गजों को सीधे यहाँ मनोनीत करते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति ये है कि ये संसद को राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ठीक है, हमने संसद की बनावट तो समझ ली। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये काम क्या करती है। आप इसे सरकार का इंजन रूम समझ सकते हैं, जहां देश को चलाने वाली सारी नीतियां और कानून बनते हैं, पकते हैं और फिर लागू होते हैं। संसद के काम बहुत सारे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम तो है कानून बनाना, पुराने कानूनों में बदलाव करना या उन्हें हटा देना। फिर आता है वित्तीय काम, मतलब देश का बजट पास करना और टैक्स को मंजूरी देना। इसका एक और बहुत बड़ा काम है सरकार पर नजर रखना, ताकि वो जवाबदेह बनी रहे। और तो और जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन करना और राष्ट्रपति या जजों को हटाने जैसी न्यायिक शक्तियां भी इसी के पास हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, संसद आखिर सरकार को जवाबदेह बनाती कैसे है? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का जवाबदेह होना सबसे जरूरी है।
तो इसका जवाब है इन संसदीय हथियारों में। प्रश्नकाल के दौरान सांसद सीधे मंत्रियों से सवाल पूछकर उनकी जवाबदेही तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराया भी जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए किसी भी जरूरी मुद्दे पर तुरंत चर्चा शुरू करवाई जा सकती है। और हाँ, संसदीय समितियां तो सरकार के हर काम की बहुत गहराई से पड़ताल करती हैं। चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम संसद को लोकतंत्र की आत्मा के रूप में देखेंगे। एक ऐसा मंच जहां पूरे देश की उम्मीदें, चिंताएं और आवाजें एक साथ गूंजती हैं। संसद के काम करने की एक अपनी लय होती है, एक अपना कैलेंडर होता है। साल में आमतौर पर 3 सत्र या सेशन होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। देश के ज्यादातर बड़े फैसले और बहसें इन्हीं सत्रों के दौरान होती हैं। तो इस पूरी चर्चा से कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, संसद की संरचना अनुच्छेद 79 में दी गई है। दूसरी, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। तीसरी, राज्यसभा के सभापति कोई और नहीं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और चौथी, पैसों से जुड़े बिल सिर्फ लोकसभा में ही शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संसद बहस के लिए, चर्चा के लिए और जनता की इच्छा को सामने रखने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम मंच है। यहीं पर देश की दिशा तय होती है, यहीं सरकार की जवाबदेही तय होती है और यहीं हमारा लोकतंत्र सांस लेता है, जीवंत होता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, ये शब्द हम सब अक्सर सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसे असल में मजबूत क्या चीज बनाती है? क्या वो सरकारें हैं या फिर कानून? देखिए, ये सब तो जरूरी है, लेकिन असली ताकत वो कहीं और ही छिपी है। आज की इस प्रस्तुति में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक लोकतंत्र के असली स्तंभ कौन है और कैसे ये सारे के सारे स्तंभ हम नागरिकों पर ही टिके हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। ये जो विचार है ना, यही लोकतंत्र को समझने की असली चाबी है। लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का एक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नागरिकों की एक्टिव भागीदारी से चलता है। मतलब साफ है, ये कोई अपने आप चलने वाली मशीन नहीं है। इसे चलाने की जो एनर्जी है वो हम नागरिकों से ही आती है। तो हम इसे 3 बुनियादी स्तंभों में बांटकर समझेंगे। पहला, नागरिक की आवाज और उसका वोट। दूसरा, ज्ञान और कानून का शासन। और तीसरा, निगरानी और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। ये हमारी आज की बातचीत का एक तरह से रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, नागरिक की आवाज और वोट। ये वो बुनियाद है जहां एक नागरिक अपनी इच्छा बताता है और अपनी सरकार को एक शक्ल देता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि वोट देना यानी मतदान सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक कर्तव्य भी है। ये सबसे सीधा और सबसे ताकतवर तरीका है जिससे हम सब मिलकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये तो लोकतंत्र की नींव में अपनी एक ईंट लगाने जैसा है। लेकिन एक नागरिक की आवाज वोटिंग बूथ पर ही खत्म नहीं हो जाती। असल में पब्लिक ओपिनियन बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या शामिल है? अपने विचारों को खुलकर रखना, शांति से बहस करना और हाँ, खास तौर पर मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। आज के दौर में तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ही जरूरी हो गया है, जहां हर तरह की इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, ज्ञान और कानून का शासन। यहां हम इस बात पर ध्यान देंगे कि पूरे सिस्टम को समझना और नियमों के हिसाब से चलना इतना जरूरी क्यों है। और ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ दिखाती है कि क्यों। देखिए, एक तरफ है जागरूक नागरिक जिसे संविधान की फैक्ट्स की जानकारी है, और दूसरी तरफ है एक कंफ्यूज नागरिक जो अफवाहों और गलत सूचनाओं से बहुत आसानी से बहक जाता है। किसी भी लोकतंत्र की सेहत इसी बात पर निर्भर करती है कि वहां ज्यादा से ज्यादा नागरिक जागरूक हों, क्योंकि एक जागरूक वोट ही तो असल में शक्तिशाली होता है। यहां जो सबसे मुख्य बात है वो ये कि लोकतंत्र कानून के शासन पर टिका होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, सबके लिए बराबर। फिर चाहे कोई आम नागरिक हो या सरकार में बैठा कोई व्यक्ति, सबको इसका सम्मान करना ही होगा। ये वो नींव है जिसके बिना पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। जब कानून का राज होता है तभी तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी स्तंभ पर, निगरानी और सामाजिक जिम्मेदारी। ये पिलर एक नागरिक को सिर्फ एक वोटर या कानून मानने वाले की तरह नहीं देखता, बल्कि लोकतंत्र के एक सजग गार्डियन, एक प्रहरी के रूप में देखता है। यहाँ नागरिक की जिम्मेदारियां सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक हो जाती हैं। देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत और शांत समाज भी तो चाहिए।
इसमें समाज में शांति बनाए रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना और हाँ, समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए खड़ा होना, ये सब शामिल है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि एक अच्छे और स्वस्थ समाज की पहचान है। तो एक सवाल उठता है कि सरकार पर नजर रखी कैसे जाए? क्या ये सिर्फ चुनाव के वक्त की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नागरिकों के पास सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन मौजूद हैं, जैसे कि रचनात्मक आलोचना, यानी सिर्फ कमियां निकालना नहीं, बल्कि सुधार के लिए सुझाव भी देना। और दूसरा है सूचना का अधिकार, यानी RTI, जो सरकार में पारदर्शिता लाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाले औजार हैं, कमजोर करने वाले नहीं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। लोकतंत्र की सफलता जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकों पर निर्भर करती है। मतलब जब नागरिक अपने अधिकार, अपने ज्ञान और अपनी जिम्मेदारी, इन तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं, तभी लोकतंत्र अपने सही मायनों में सफल होता है। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये सवाल हम सबके लिए है कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में अगला कदम क्या होगा। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी